तो भाई लोग आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल एडिशन 2.0 पर। और आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मृत्युंजय द डिवाइन वेपन एपिसोड 191 से 200 तक। तो भाई लोग फटाफट मेरे चैनल एडिशन 2.0 को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना भाई लोग स्टोरी कैसी लग रही है। और कमेंट में भाई लोग मेरे मेन चैनल का लिंक पिन एडिशन उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद गाइस। चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। अनजान रथ की तेज और अनूठी आवाज जंगल की चुप्पी को तोड़ रही थी। विजयंत, जो अभी अपनी मां की यादों में डूबा था, इस आवाज को सुनकर तुरंत सतर्क हो गया। यह आवाज किसी साधारण चाल की नहीं, बल्कि किसी आपातकालीन स्थिति का संकेत थी। विजयंत ने पूरी तरह चौकन्ना होते हुए कहा, यह आवाज, ये तो पंचवाराह रथ की आवाज है। पंचवाराह रथ को केवल वनराज या उसके सबसे भरोसेमंद लोग ही इस्तेमाल करते थे। यह रथ विशेष रूप से बनाया गया था ताकि घने जंगल में भी तेजी से यात्रा की जा सके। उस रथ को इतनी रात में जंगल में भागता देख विजयंत के माथे पर शिकन पड़ गई। उसने खुद से सवाल करते हुए कहा, वनराज इस सुनसान जगह पर इतनी रात में तेजी से क्यों आ रहे होंगे? पंचवाराह रथ की आवाज अब और भी नजदीक आ गई। वाराहों के सर पर दौड़ने से झाड़ियां हिलने लगी। तभी बड़े बड़े पत्तों और शाखाओं को चीरते हुए पंचवाराह रथ तेजी से विजयंत के सामने आकर रुका। जैसा कि विजयंत ने अंदाजा लगाया था, रथ पर सवार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं वनराज था। विजयंत ने वनराज को देखा। उसका विशाल शरीर थका हुआ लग रहा था और उसका चेहरा भारी परेशानी से डूबा हुआ था। उसकी आंखें ऐसी लाल थीं मानो वो कई रातों से सोया ना हो। विजयंत ने चिंतित होते हुए कहा, वनराज, आप इतनी रात को यहां? सब ठीक तो है? आप इतने परेशान क्यों हैं? विजयंत को अपने सामने देखते ही वनराज रथ से कूदा। उसकी चाल में जल्दबाजी थी। उसने विजयंत को देखा और उसके चेहरे पर एक पल के लिए राहत दिखाई दी। वनराज ने भारी सांस लेते हुए कहा, विजयंत, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं पागल हुआ जा रहा था। मुझे किसी ने बताया कि तुम... नहीं, वो सब बातें गलत थी। मेरा मन कह रहा था कि तुम जरूर ठीक होगे। विजयंत, यहां कुछ भी ठीक नहीं है। विजयंत ने उससे पूछा, क्या हुआ? मुझे पूरी बात आराम से बताइए। वनराज ने सिर हिलाया। उसने निराशा से कहा, विजयंत, बड़ी मुसीबत आ गई है। वन्या, कहकर वनराज का गला भराया। उसके शब्द नहीं फूटे। वन्या का नाम सुनकर विजयंत के होश उड़ गए। विजयंत ने वनराज के कंधे पकड़े और पूछा, वन्या, क्या हुआ उसे? साफ साफ बताइए वनराज। वनराज की आवाज लड़खड़ा गई। उसने दुख से बताया, वो मिल नहीं रही है। वो अपने नानी के यहां शादी में गई थी, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है। यह सुनकर विजयंत को गहरा सदमा लगा। वन्या हमेशा से निडर और समझदार थी। उसका इस तरह से गायब हो जाना सामान्य बात नहीं थी। विजयंत ने तुरंत पूछा, आपने आसपास देखा तो होगा? आपने उसे कहां ढूंढा? वनराज ने थक कर जमीन पर बैठते हुए कहा, विजयंत, पिछले कई दिनों से मैं जंगलों में, गांवों के आसपास उसकी खोज में भटक रहा हूं। मैंने अपने हर गुप्तचर को लगा दिया है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसकी आवाज में चिंता और लाचारी थी। विजयंत ने अपने अंदर की बेचैनी को दबाया। उसने वनराज को दिलासा देने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आप चिंता मत कीजिए वनराज, वन्या को कुछ नहीं होगा। वो एक बहादुर लड़की है। मैं आपकी मदद करूंगा। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। विजयंत ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने समझा कि इस समय वनराज का जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। विजयंत ने धीमी आवाज में कहा, वनराज, आपको इतनी रात गए जंगल में यूं भटकना नहीं चाहिए। विजयंत की बात सुनकर वनराज का चेहरा उतर गया। वो जमीन की ओर देखते हुए बोला, लेकिन विजयंत, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूं? वन्या... वो बीच में ही रुक गया। उसके गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। विजयंत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वनराज, आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपसे वादा किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं वन्या को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी गहराई तक क्यों ना जाना पड़े। लेकिन इस काम को करने के लिए हमें शांत दिमाग और सावधानी से काम करना होगा। अभी आप घर जाइए। वनराज ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तुम सही कह रहे हो विजयंत। उसने भारी मन से कहा, मुझे अपना गुस्सा काबू में रखना होगा। मेरा मन बहुत अशांत है, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। विजयंत ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बस
यही भरोसा बनाए रखना। जैसे ही मेरे पास कोई ठोस जानकारी होगी, मैं किसी भरोसेमंद सिपाही के जरिए आप तक संदेश पहुंचा दूंगा। अब आप जाइए और अपने आसपास ध्यान रखिए। देखिए, कोई ऐसा तो नहीं जो आप पर या आपके घर वालों पर नजर रख रहा हो, या फिर कोई अनजान शख्स बार बार दिख रहा हो। वनराज ने कृतज्ञता भरी नजरों से विजयंत को देखा। विजयंत, मैं जरूर गौर करूंगा, तुम भी अपना ध्यान रखना। वनराज ने धीरे से फुसफुसाया और बिना कोई और शब्द कहे वो तेजी से वहां से निकल गया। वनराज के जाते ही विजयंत बेचैनी से चहलकदमी करने लगा, जैसे उसके दिमाग में विचारों का बवंडर उठ गया हो। विजयंत ने खुद से ऊंची आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है? वन्या ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती है? उसने वन्या के गायब होने की पूरी घटना को शुरू से याद करना शुरू किया। उसने खुद से सवाल करते हुए कहा, वनराज ने बताया कि वो आखिरी बार शादी में दिखी थी, उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। अगर वो अपनी मर्जी से जाती तो वो कोई निशान छोड़ती या किसी पर भरोसा करके उसे बताती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है उसे जबरदस्ती ले जाया गया है। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को समझाते हुए कहा, सोच विजयन, सोच, कौन हो सकता है वो? कोई आम सिपाही ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का। विजयंत ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे अपनी जांच कहां से शुरू करनी है। विजयंत ने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था कि उसे इस साजिश की तह तक जाना था। अंधेरा घिर चुका था। विजयंत ने अंधेरे में चलना शुरू किया और कुछ देर बाद वो ध्रुव के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गया। रात के दूसरे पहर में चारों तरफ सन्नाटा था। विजयंत ने काले रंग की मोटी चादर कंधे पर लपेटी, चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। वो मंदार महल के पिछले हिस्से से होते हुए दीवारों के साथ साथ चलता हुआ ध्रुव के गुप्त ठिकाने तक पहुंच गया। घर के बाहर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। विजयंत ने धीरे से दरवाजे पर 3 बार हल्की दस्तक दी, पहले 2 बार तेज, फिर एक धीमी। यह एक संकेत था। दस्तक के साथ ही दरवाजा खुला। ध्रुव ने झिर्री से झांका। हाथ में एक छोटी सी तलवार लिए उसने अनजान काले लिबास वाले व्यक्ति को देखा और धीमी आवाज में बोला, कौन? विजयंत ने आवाज दबाकर कहा, ध्रुव, दरवाजा खोलो, मैं हूं। इस आवाज को सुनकर ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई। उसने हल्का सा दरवाजा खोला। तभी विजयंत ने धीरे से चेहरे का कपड़ा नीचे किया। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिखा। ध्रुव के मुंह से खुशी की एक छोटी सी चीख निकली। उसने जल्दी से दरवाजा पूरा खोल दिया और विजयंत को अंदर खींच लिया। विजयंत, ध्रुव ने गले लगाते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था कि आप कभी मिलेंगे भी या नहीं। आओ ना, अंदर आओ। विजयंत ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और कमरे में दाखिल हुआ। अंदर समीर बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा अब भी पीला था, माथे पर पट्टी थी और आंखों में जान बाकी थी। जैसे ही उसने विजयंत को देखा, वो तकिए के सहारे ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। अरे तुम ही थे ना? समीर ने हंसते हुए कहा, उस दिन मुझे अमरीश के हाथों से छुड़ाया था, वो तुम ही थे ना? मैं तो मरते मरते बचा था दोस्त, तुमने फिर मेरी जान बचाई। विजयंत ने हल्के से उसका कंधा दबाया और उसे वापस लेटने को कहा। अरे शांत हो जाओ, अभी तुम्हें आराम चाहिए। ध्रुव ने दरवाजा बंद किया, भीतर से चटकनी लगाई और एक मिट्टी के घड़े का पानी लाकर विजयंत के सामने रख दिया। बैठो ना, इतने दिन बाद आए हो, कुछ खाओगे? विजयंत ने सिर हिलाया। नहीं, मैं पेट भरने नहीं आया, बहुत बड़ा खतरा सामने है और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। समीर ने तकिए को पीठ से लगाया और गंभीर हो गया। बोलो, क्या बात है? तुमने एक बार जान बचाई है, अब चाहे 10 बार भी मांग लो, हम तैयार हैं। विजयंत ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मंदार का सिंहासन कई दिनों से खाली पड़ा है। कोई राजा नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं। मुझे पता चला है कि तामस ने सूर्यगढ़ के कुछ चुनिंदा सैनिकों को इकट्ठा किया है। वो छोटी सी टुकड़ी लेकर मंदार पर चढ़ाई करने वाला है, बहुत जल्दी। इस खबर को सुनकर ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गई। तामस? विजयंत ने सिर हिलाया और पानी पीते हुए बोला, सूर्यगढ़ की सेना भले ही बड़ी ना हो, पर तामस के पास दैत्य शक्ति है और कुछ गद्दार हमारे यहां से भी है। ध्रुव, अपने गुप्तचरों को सतर्क कर दो और उन्हें सीमा पर नजर रखने के लिए कह दो। हर छोटी बड़ी हलचल की हमें खबर मिलती रहनी चाहिए। ये तो मैं कर दूंगा विजयंत, मगर तामस का सामना हम कैसे करेंगे? वो छल से लड़ता है, तुमने तो देखा ही है उसने कैसे छल से तुम्हें नागपाश में बांध दिया था। विजयंत ने गुस्से से कहा,
मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। उसकी वजह से कैकू गायब हुआ है, उसका आज तक पता नहीं चल पाया है। मगर ध्रुव तुम चिंता मत करो, इस बार वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विजयंत की बात सुनकर समीर और ध्रुव दोनों सोच में डूब गए। तभी ध्रुव को एक बेहद अजीब घटना याद आई। ध्रुव ने तुरंत जाकर कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया ताकि उनकी फुसफुसाहट भी बाहर न जा सके। वो वापस मुड़ा और विजयंत के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और आंखें डर से थोड़ी चौड़ी थी। विजयंत ने उसका कंधा पकड़कर बहुत धीरे से पूछा, ध्रुव क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ध्रुव ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो किसी बड़े बोझ को उतारने की तैयारी कर रहा हो। ध्रुव ने कांपते हुए कहा, विजयंत, कल रात की बात है, मैं जंगल के उस पुराने रास्ते से लौट रहा था। तभी मैंने एक लड़की को देखा। वो अकेली थी और रात के उस अंधेरे में सिर्फ उसकी काली परछाई ही हिल रही थी। वो बिल्कुल सीधी, बिना किसी आहट के चल रही थी। बिस्तर पर लेटा समीर तुरंत दर्द को भूलकर आगे झुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। समीर ने उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से पूछा, कौन थी वो, तुमने उसे पहचाना नहीं? ध्रुव ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए कहा, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, मगर उसके पैर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसके पैरों से आग निकल रही थी। सच में हर कदम पर जमीन हल्की लाल हो जाती थी, जैसे कोई अंगारे पर चल रही हो। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों से चिंगारियां उड़ रही थी। विजयंत ने एकदम शांत होकर उस अनोखी बात को सुना और पूछा, ध्रुव, क्या तुम पूरे यकीन से ये बात कह रहे हो? कहीं ये तुम्हारा भ्रम तो नहीं? ध्रुव ने पूरे भरोसे से कहा, मैं बिल्कुल होश में था। मैं पेड़ के पीछे छिपा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर निकलूं। वो सीधा उस पुराने भयानक खंडहर की ओर जा रही थी। पीछे सिर्फ जलते हुए निशान छोड़ती जा रही थी, जैसे जलती हुई लकड़ी को घसीटा जा रहा हो। मैं हिल भी नहीं पाया, इतना डर गया था मैं। समीर ने बिस्तर पर कांपते हुए अपने होठों को छुआ और घबराते हुए बोला, ये तो वही है ध्रुव जिसके बारे में कहानियां सुनी जाती हैं, रक्तांबरा, जिसके पैरों से हमेशा अंगारे निकलते रहते हैं और जो रात में भटकती है। ध्रुव ने अपनी आंखों में डर लिए विजयंत की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैंने भी सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि महल के पास के जंगलों में कोई भयानक शक्ति भटकती है, और कल रात मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मुझे पूरा यकीन है विजयंत, वो रक्तांबरा ही थी। क्या रक्तांबरा सचमुच वन्या ही है? क्या विजयंत रक्तांबरा का रहस्य जान पाएगा? क्या वन्या किसी अंधेरी शक्ति के प्रभाव में है? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रक्तांबरा की कहानी सुनने के बाद विजयंत पूरी तरह सोच में डूब चुका था। उसका दिमाग अब उन साजिशों से हटकर उस अजीब और डरावनी बात की ओर घूमने लगा था। विजयंत ने गहरी सोच में पड़ते हुए ध्रुव और समीर से कहा, रक्तांबरा अगर सच में है तो मंदार में बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें अब बहुत सावधान रहना होगा। ध्रुव, तुम महल के आसपास अपने गुप्तचर को तैनात करो। कोई भी अजनबी दिखे तो मुझे तुरंत खबर करो। ध्रुव ने सिर हिलाकर सहमति जताई और बोला, विजयंत, तुम सच कह रहे हो, मैं कल ही गुप्तचरों को सूचित कर दूंगा। विजयंत उसे काम समझाकर चुपचाप जंगल में अपने ठिकाने में पहुंच गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। विजयंत ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? वन्या का गायब होना और अब ये रक्तांबरा, कहीं ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है? उसे ध्रुव के शब्द बार बार याद आ रहे थे, पैरों से आग निकलना और जंगल की ओर जाना। विजयंत ने गहरी सांस ली और दीवार की ओर देखते हुए सोचा, यह सिर्फ एक कहानी या अफवाह हो सकती है, लेकिन ध्रुव ने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वन्या को मुझे जल्दी से ढूंढना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि सुबह होते ही वो जंगल की ओर जाएगा। अभी उसके पास साजिश से निपटने के लिए ज्यादा जानकारी नहीं थी और अब उसे इस अनजान खतरे से लड़ने के लिए तैयारी करनी थी। ठीक उसी समय मंदार महल के गुप्त हिस्से में, जहां रानी कर्णिका और कपाल स्वामी की गुप्त मुलाकातें होती थी, वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। रानी कर्णिका अपने बेटे अमरीश की मौत की खबर सुनकर सदमे और गुस्से से कांप रही थी। जैसे ही कपाल स्वामी उस गुप्त कक्ष में घुसे, रानी कर्णिका ने उसे देखते ही गुस्से से चिल्लाकर कहा, कपाल स्वामी,
तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? तुमने उसे राक्षस बना दिया। मेरे अमरीश को मार डाला गया और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। रानी कर्णिका का गुस्सा देखकर कपाल स्वामी परेशान हो गया। वो चुपचाप खड़ा रहा और रानी की बात सुनता रहा। रानी कर्णिका ने रोते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे सबसे मजबूत बनाओगे, महाराज के बाद अगला राजा बनाओगे, लेकिन तुमने उसे जानवर बना दिया और आज वो मर गया। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी विद्या सब बेकार निकली। तू एक धोखेबाज है, धोखेबाज। कपाल स्वामी ने अपना सिर उठाया और रानी कर्णिका को ठंडी नजरों से देखते हुए डरावनी आवाज में बोला, रानी, अपनी जबान संभालो। मैंने अमरीश को ताकत दी थी। ये उसकी अपनी कमजोरी थी कि वो उस ताकत को संभाल नहीं पाया। मैं तो सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का साधन था। अगर वो जिंदा रहता तो आज सिंहासन पर बैठा होता, मगर उसकी बदले की आग ने उसकी बुद्धि को हर लिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कपाल स्वामी के मुंह से ऐसी कठोर बातें सुनकर रानी कर्णिका का गुस्सा अब और बढ़ गया। उसने अपने आंसू पोंछे और चीख कर कहा, झूठ बोलते हो तुम। तुमने उसे जानबूझकर अपना मोहरा बनाया। जरूर इसके पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ रहा होगा। मेरे बेटे को तुमने मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कपाल स्वामी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रानी रानी रानी, गुस्से में फैसला मत करो। अमरीश की मौत दुखद है और मुझे इसके लिए बहुत खेद है, लेकिन रानी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कपाल स्वामी की बातें सुनकर रानी कर्णिका का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। उनके हाथ में अचानक एक तेज चाकू चमक उठा, जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। रानी कर्णिका ने चीख कर कहा, तुम मेरे बेटे के कातिल हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए रानी कर्णिका ने तेजी से आगे बढ़कर कपाल स्वामी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन कपाल स्वामी की प्रतिक्रिया उससे भी तेज थी। उसने रानी का हाथ पकड़ लिया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाए। मूर्ख औरत, मैं चाहूं तो एक पल में तुझे बर्बाद कर दूं, तेरी सारी हकीकत सबके सामने ला दूं, मगर मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा। और ये कहकर अगले ही पल कपाल स्वामी ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और रानी कर्णिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना तेज था कि रानी कर्णिका की चीख उनके गले में ही दब कर रह गई। वो बुरी तरह लड़खड़ाई और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। रानी कर्णिका दर्द और अपमान से जमीन पर पड़ी रही। कपाल स्वामी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कपाल स्वामी ने गुस्से से तमतमाते हुए रानी कर्णिका की ओर देखा और कहा, याद रखना रानी, मैंने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन तुम्हारी ताकत की डोर आज भी मेरे हाथ में है। अगर तुम मेरे काम में रुकावट डालोगी तो तुम्हारा हाल तुम्हारे बेटे से भी बुरा होगा। हाँ। रानी कर्णिका ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा कपाल स्वामी। मेरा बेटा गया है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। कपाल स्वामी ने एक पल भी वहां रुकना जरूरी नहीं समझा। वो तेज कदमों से उस कक्ष से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उस गुप्त कक्ष में सिर्फ रानी कर्णिका के सिसकने की आवाज और जलते हुए दियों की लौ की चमक रह गई। रानी कर्णिका ने धीरे से उठने की कोशिश की और खुद से बोली, ये अपमान मैं नहीं भूलूंगी कपाल, इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। वहीं दूसरी ओर वनराज अपने साधारण से बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो बार बार वन्या के बारे में सोच रहा था। इसी बेचैनी में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात का समय था। कबीले के चारों ओर गहरी खामोशी थी। अचानक वनराज के पलंग के पास उसे किसी की धीमी दबी हुई आहट महसूस हुई। वनराज की आदत थी कि वो छोटी सी आहट पर भी चौकन्ना हो जाता था। नींद में ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा था। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी। वो हूबहू वन्या जैसी दिखने वाली लड़की थी, मगर उसका चेहरा वन्या की तरह तो बिल्कुल नहीं था।
वनराज झटके से पलंग पर उठकर बैठ गया। उसने तुरंत अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया और घबराहट से पूछा, वन्या, क्या ये तू है? वनराज की आवाज सुनकर आकृति थोड़ी हिली। उसके मुड़ते ही हल्की चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वनराज ने हैरानी के साथ कहा, वन्या, तुम लौट आई? तुम कहां चली गई थी? वनराज उसे एकटक देख ही रहे थे, मगर वो आकृति न तो मुस्कुराई न तो उसने कोई जवाब दिया। वो बस वनराज को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। वनराज ने पलंग से नीचे उतरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और बेचैनी से पूछा, वन्या, कुछ तो बोलो। तुम इतने दिनों से कहां थी? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, क्या हुआ है? वनराज की बार बार कहने के बावजूद वन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी। वन्या से कोई जवाब ना पाकर जैसे ही वनराज ने उसकी ओर पहला कदम बढ़ाया, वो आकृति तेजी से मुड़ी। वनराज ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, वन्या, वन्या, रुको, कहां जा रही हो? मेरी बात तो सुनो, वन्या। मगर उस आकृति ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा और बिना कोई आवाज किए कबीले से बाहर अंधेरे में अचानक गायब हो गई। वनराज तुरंत उसके पीछे भागा। वो दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल के अंधेरे में देखने लगा, मगर उसे दूर दूर तक कोई परछाई, कोई आहट, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वनराज ने निराश होकर अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, यह क्या था? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? नहीं 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 नहीं, वो सच में यही थी। लेकिन वो बोल क्यों नहीं रही थी? रात की बेचैनी के बीच वनराज की आंखें लगी ही थी कि सुबह की भोर के साथ ही बाहर से कुछ लोगों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आई। आवाज इतनी तेज थी कि वो एकदम से जाग गया। वनराज आवाज सुनकर घबरा गया। उसने खुद से सवाल करते हुए कहा, ये शोर कैसा? लोग इस तरह चीख क्यों रहे? तुरंत उठकर वो बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि कबीले के कुछ लोग घबराहट में उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वनराज ने उन्हें देखकर हैरान होते हुए कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है? तुम लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किसी ने हमला कर दिया है? कबीले का एक आदमी हाफते हुए बोला, वनराज, हमला नहीं, ये उससे भी बुरा है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। वनराज ने गुस्से से कहा, तो साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है? तुम लोग किस बात पर इतना घबरा रहे हो? जल्दी बोलो। उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वनराज, यहाँ क्या है वो तुम अपनी आंखों से देखो। ऐसी अनहोनी आज से पहले कभी नहीं हुई। वनराज तेजी से उनके साथ गया और जो भयानक नजारा उसने देखा, उससे उसका दिल बैठ गया। कबीले की गलियों, घरों के बाहर और यहां तक कि छतों पर भी खास मरे हुए सफेद पंछी के ढेर लगे हुए थे। वो पंछी जिसे कबीले के लोग खुशी और भाग्य का प्रतीक मानते थे, आज बेजान पड़े थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कबीले के रास्ते उनकी लाशों से पटे हुए थे। वनराज ने सदमे में जमीन पर पड़े पंछियों के ढेर को देखते हुए कहा, ये सब क्या है? ये सफेद पंछी, ये इतनी बड़ी संख्या में कैसे मर गए? एक आदमी ने डरते हुए कहा, वनराज, ये किसी बड़े अपशकुन की चेतावनी है। ये अच्छा नहीं हुआ। सफेद पंछी का मरना बड़ी विपत्ति लेकर आता है। मैं तो कहता हूं कि हमें ये कबीला छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। वनराज ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। उसने कहा, इतनी बड़ी अनहोनी हमारे कबीले में कभी नहीं हुई। मुझे भी लगता है कि ये किसी बड़े संकट का इशारा है। न जाने कबीले पर कौन सी बड़ी आफत आने वाली है। वनराज ने गंभीर होकर अपने सैनिकों की तरफ देखा। उसने कहा, चुनौती चाहे कैसी भी हो, हम डरने वाले नहीं हैं। सबसे पहले तुम लोग इन पंछियों को सावधानी से बाहर ले जाकर दफन करो और साथ ही तुरंत इस बात का पता लगाओ कि ये मरे क्यों। किसी ने खाने या पानी में कोई जहर तो नहीं मिला दिया? जाओ, अभी से जांच शुरू कर दो। एक सैनिक ने तुरंत आदेश मानते हुए कहा, ठीक है वनराज, हम अभी इन सबको दफनाने का बंदोबस्त करते हैं। कबीले के एक बुजुर्ग ने चिंता जताते हुए कहा, वनराज, हमें जल्दी ही कोई उपाय खोजना ही होगा। इससे पहले कोई शक्ति हमारे कबीले को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। वनराज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं यहां हूं तब तक मैं इस कबीले पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम बस अपने लोगों को शांत रखो, मैं आप सबको कुछ नहीं होने दूंगा। वनराज ने मुड़कर उन मरे हुए पंछियों के ढेर को आखिरी बार देखा और वापस अपने घर की ओर चल दिया। उसका मन जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। घर पहुंचकर किसी को बिना कुछ बताए उसी वक्त वनराज ने अपना भाला उठाया और तेज कदमों से विजयंत को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कबीले के बीच से गुजरते हुए उसका मन बार बार उन मरे हुए पंछियों और रात की उस छाया पर अटक रहा था। वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां ध्रुव हमेशा सैनिकों को निर्देश देता था। दूर से ही उसने देखा कि ध्रुव अकेला खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। विजयंत अभी वहां नहीं था।
वनराज ने तेजी से पास जाकर ध्रुव का कंधा पकड़ा और परेशानी में बोला, ध्रुव सुनो, कबीले में अनहोनी हुई है। वहां एक साथ सैकड़ों सफेद पंछी मरे हुए पड़े हैं और कल रात मैंने जंगल के किनारे एक लड़की देखी थी। वो बिल्कुल वन्या जैसी दिख रही थी। वो अंधेरे में तेजी से भागी जा रही थी। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो न जाने अंधेरे में कहां गायब हो गई। ये बात सुनकर ध्रुव परेशान हो गया। उसने तुरंत पूछा, क्या तुमने उसके पैरों के निशान देखे, लाल अंगारे की तरह जले हुए? ध्रुव के सवाल को सुनकर वनराज रुक गया। उसने माथा रगड़ा और याद करने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, मैंने कोई लाल निशान तो नहीं देखे। वनराज की बात सुनकर ध्रुव का माथा ठनका। ध्रुव ने गहरी सांस ली और चिंता से बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ये उसी का किया होगा। वनराज ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, ध्रुव, मुझे पहली बार अपने लोगों के बारे में सोचकर डर लग रहा है। न जाने हम पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। क्या सुबह विजयंत जंगल पहुंचकर वन्या की कोई निशानी पाएगा? क्या रानी कर्णिका कपाल स्वामी से बदला लेने की पहली चाल चलेंगी? क्या कबीले के सफेद पंछियों की मौत के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? क्या वनराज को पता चलेगा कि वो लड़की सच में वन्या थी या सिर्फ एक छाया? क्या विजयंत और रक्तांबरा का सीधा सामना होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक और जहां वनराज और ध्रुव किसी नई मुसीबत की आहट से चिंता में डूबे हुए थे, तो दूसरी ओर दूर जंगल की सीमा पर, जहां मंदार राज्य की आखिरी चौकी खत्म होती थी, दैत्य कुंभा अपने घोड़े पर सवार तेजी से दौड़ रहा था। सुबह सुबह ही उसे एक गुप्तचर ने खबर दी थी कि दैत्य तामस की कुछ छोटी छोटी टुकड़ियां रात के अंधेरे में यहां इकट्ठा होने वाली हैं। कुंभा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो जानता था कि तामस कभी भी सीधा हमला नहीं करता, हमेशा कोई चाल चलता है। इसलिए वो तामस को पकड़ने के लिए उस जगह की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही कुंभा अपने 20 चुने हुए सैनिकों के साथ उस घने जंगल के छोर पर पहुंचा, वहां केवल सन्नाटा था। न कोई सैनिक, न कोई हथियारों की झनकार, सिर्फ हवा में हल्की सी जलने की बदबू और टूटी हुई कुछ टहनियां बिखरी पड़ी थी। कुंभा ने घोड़ा रोका और नीचे उतरते हुए गुर्राया, यह क्या मजाक है, यहां तो कोई है ही नहीं। तभी एक सैनिक ने दूर पेड़ों के पीछे से हल्की सी हलचल देखी और चिल्लाया, वहां कोई भाग रहा है। कुंभा ने तुरंत अपना भारी भाला उठाया और दौड़ पड़ा। बाकी सैनिक भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक काले कपड़े में लिपटे हुए एक कमजोर दैत्य को पकड़ लिया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके हाथ में एक मुड़ी हुई चिट्ठी थी। कुंभा ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके गले पर भाला रखते हुए गरज कर बोला, बोल तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तामस ने भेजा है ना तुझे, बोल। कुंभा का भयानक रूप देखकर वो संदेशवाहक कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, युवराज कुंभा, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं सिर्फ संदेश ले जा रहा था। तामस को बताना था कि प्रेतनाथ कहाँ छिपा है। ये बात सुनकर कुंभा की आंखें चमक उठी। उसने भाला और जोर से दबाया और हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तामस को प्रेतनाथ की तलाश है, बहुत अच्छा। अब तू मेरे लिए काम करेगा। अब तू कान खोल कर सुन मेरी बात। अब तू वैसा ही करेगा जैसा मैं बोल रहा हूं। संदेशवाहक ने डर से सिर हिलाया। बोलो महाराज, आप जो कहोगे वही करूंगा मैं। कुंभा ने उसे घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, तू तामस के पास जाएगा और उसे बिल्कुल साफ साफ कहेगा, जंगल के उस छोर पर जहां पुराना किला है वहां प्रेतनाथ का ठिकाना है और कल ठीक आधी रात में वो वहां मिलेगा। बस यही बात कहना। एक शब्द भी इधर उधर किया ना तो तेरी लाश भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा, समझा? कुंभा की धमकी सुनकर संदेशवाहक की सांसें रुक सी गई। उसने कांपते स्वर में कहा, लेकिन महाराज, अगर तामस को बाद में पता चल गया कि मैंने झूठ बोला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुंभा जोर से हंसा और उसके कान के पास भाला घुमाते हुए बोला, अरे मूर्ख, तू ये सोच कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अभी तेरी सांसें यहीं रुक जाएंगी और अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं खुद तेरी रक्षा करूंगा। बोल क्या कहता है? संदेशवाहक ने जमीन पर माथा टेक दिया और बोला, महाराज, मैं आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल वही कहूंगा जो आपने कहा है, ठीक है? कुंभा ने उसे छोड़ दिया और पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छा, चला भाग यहाँ से, जा। तामस को मेरी तरफ से ये प्यारा सा संदेश दे दे और हाँ, अगर तूने रास्ते में रुककर किसी से एक शब्द भी कहा या कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मेरे सैनिक तेरे पीछे हैं, समझ गया ना? जा।
संदेशवाहक ने तेजी से सिर हिलाया, चिट्ठी उठाई और भाग खड़ा हुआ। वो इतनी तेजी से भागा कि पलक झपकते ही जंगल में कहीं गायब हो गया। कुंभा ने मुड़कर अपने सैनिकों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हे, तामस अब सीधा प्रेतनाथ की तलाश में पुराने किले की तरफ जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि उसका इंतजार वहां उसकी कैद कर रही है। पिताश्री को यह शुभ समाचार देने का समय आ चुका है। तभी एक सैनिक ने हैरानी से पूछा, महाराज वहां तो सालों से कोई नहीं जाता, वो जगह तो पूरी तरह खंडहर हो चुकी है। कुंभा ने दूर अंधेरे जंगल की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, खंडहर ही तो सबसे अच्छा जाल होगा। अब बस देखते हैं तामस कितनी जल्दी अपनी कब्र खुद खोदने आता है। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हुआ और अपने सैनिकों को लेकर वापस लौट पड़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। दूसरी ओर संदेशवाहक सारी रात दौड़ता हुआ आखिरकार तामस के शिविर में पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, मुंह सूखा हुआ था और आंखें डर से लाल। वो सीधा तामस के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और हाफते हुए बोला, महाराज तामस, बहुत बड़ी खबर है, प्रेतनाथ मिल गया। वो कल रात मंदार के जंगल के पुराने किले में होगा। तामस अपने बड़े से सिंहासन पर बैठा शराब पी रहा था। उसने गिलास नीचे रखा और हंसते हुए कहा, सच? वो प्रेतनाथ आखिर सामने आ ही गया। बहुत अच्छा हुआ। हम तो वैसे भी मंदार जा ही रहे थे। रास्ते में उसकी गर्दन काट कर लेते चलेंगे। उसके बाद शाम को मंदार में खूब जश्न मनाएंगे, नाच गाना, शराब और सुंदरियां। कितना आनंददायी होगा मंदार का वो मंजर, मंदार की वो शाम। उसके सैनिकों ने तलवारें पीटते हुए जोर से चिल्लाना शुरू किया, जय महाराज तामस! आज प्रेतनाथ का अंत और कल मंदार का पतन! तामस ने खड़े होकर हाथ उठाया और गरज कर बोला, तैयार हो जाओ, कल की रात प्रेतनाथ की आखिरी रात होगी। अगली सुबह तामस की छोटी सी टुकड़ी खंडहर की तरफ बढ़ चली। उन्हें मंदार के खंडहर तक पहुंचते हुए रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ घोड़ों की टाप और हथियारों की झनकार सुनाई दे रही थी। तामस आगे आगे था, उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपने बगल वाले सेनापति से कहा, जैसे ही वो दिखे सीधा उसका सिर मेरे सामने रखना, मैं खुद उसकी आंखें निकालूंगा। सेनापति ने हंसते हुए कहा, महाराज आज तो आपका दिन है, प्रेतनाथ हो या कोई और, आज कोई नहीं बचने वाला। वो सब जैसे ही खंडहर के बड़े से दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक ऊंचाई से सैकड़ों तीरों की बौछार शुरू हो गई। हवा में सीटी की आवाजें गूंजी और अगले ही पल तामस के दर्जनों सैनिक जमीन पर गिर पड़े। तामस तलवार निकालते हुए चिल्लाया, ये घेराबंदी है, हमें फंसाया गया है। तभी अंधेरे से हंसी की आवाज गूंज उठी और कुंभा अपने सैनिकों के साथ बाहर निकला। उसके हाथ में खून से सना हुआ भाला था। कुंभा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है तामस, आखिरकार तुम्हारी मूर्खता तुम्हें यहां खींच ही लाई। तामस ने दांत पीसते हुए कहा, कुंभा तू यहां, तो ये सब तेरी चाल थी। कुंभा ने अपने भाले से खून साफ करते हुए कहा, बिल्कुल, इतना तेज दिमाग केवल मेरा ही तो हो सकता है। तुमने पिताश्री के साथ धोखा किया, पूरी दैत्य बिरादरी में उनकी नाक कटवाई। अब भी वक्त है, हथियार डाल दो, बंदी बन जाओ और चुपचाप हमारे साथ चलो, शायद जिंदा बच पाओगे। तामस ने एक पल सोचा, फिर हंसते हुए कहा, खून खराबा मुझे भी पसंद नहीं। ठीक है, मैं हार मानता हूं। तामस को समर्पण करता देख कुंभा ने इशारा किया। उसके दो सैनिक आगे बढ़े और तामस के हाथों में लोहे की भारी हथकड़ियां डालने लगे। तामस चुपचाप खड़ा रहा, सिर झुकाए। कुंभा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत समझदारी का काम किया तूने तामस, बहुत बढ़िया, अब चलो। तभी अचानक तामस ने सिर उठाया और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कुंभा के सैनिक पीछे हट गए। फिर तामस का शरीर अचानक कांपने लगा, उसकी त्वचा फटने लगी और अगले ही पल हथकड़ियां जमीन पर गिर पड़ी। तामस की हंसी गूंजी, मूर्ख कुंभा,
मुझे पकड़ने का ख्वाब छोड़ दे। इस धरती में ऐसा कोई नहीं जो तामस को कैद कर सके। फिर वो धुआं हवा में उड़ाता हुआ ऊपर चला गया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सिर्फ उसकी दूर जाती हुई हंसी रह गई। कुंभा खड़ा हैरानी से उसे देखता हुआ खड़ा रह गया। उसने गुस्से और हैरानी से चिल्लाकर कहा, ये क्या था? तामस के पास ऐसी शक्तियां कहां से आ गई? एक सैनिक ने डरते हुए कहा, महाराज वो तो बेड़ियां तोड़कर भाग गया, अब हम क्या करेंगे? कुंभा ने दूर अंधेरे की तरफ देखा और दांत पीसते हुए धीरे से बोला, अब खेल और खतरनाक हो गया है, लेकिन तामस जहां कहीं भी छिपा है तू, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, ये मेरा वादा है। इधर तामस कुंभा को चकमा देकर भाग चुका था, तो दूसरी ओर ध्रुव के गुप्त ठिकाने में लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़े राजा भीमसेन अंधेरे कोने में बैठे हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा क्रोध और थकान से भरा हुआ। तभी दरवाजा धीरे से खुला। विजयंत ने कदम अंदर रखा, चेहरा पत्थर की तरह सख्त, आंखें शांत और गहरी। भीमसेन ने उसे देखते ही जंजीरें खनकाई और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, विजयंत, तुम मुझे कितने दिन और यहां सड़ाओगे? तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मंदार की राजगद्दी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। विजयंत चुपचाप उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कुछ पल उन्हें घूरता रहा और फिर कड़ी आवाज में बोला, महाराज, आपको यहां सड़ने के लिए नहीं रखा गया है, यहां इसलिए रखा गया है कि आप सच जान सके। भीमसेन ने कड़वे व्यंग्य से हंसते हुए कहा, कौन सा सच? ये सच कि तू एक डरपोक राजा है जिसने आक्रमण के नाम से घबराकर एक राजा का अपहरण किया और अब अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मेरी जान लेने वाला है। विजयंत ने थोड़ा झुककर शांत लहजे में कहा, अगर जान लेनी होती तो अब तक ले चुका होता। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? भीमसेन ने हैरानी से भौहें चढ़ाई और कहा, बचाना चाहता है? किससे? भला इस वक्त तेरे सिवाय मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? विजयंत कमरे में धीरे धीरे टहलने लगा और गंभीरता से बोला, अब समय आ गया है कि तुम्हारी आंखें खोली जाए। मंदार और सूर्यगढ़ का यह युद्ध एक साजिश का हिस्सा है। वो रुका, भीमसेन की ओर मुड़ा और ठंडी आवाज में कहा, इस युद्ध का असली सूत्रधार तामस है। भीमसेन ने हैरान होकर कहा, तामस? मगर वो मेरा सबसे भरोसेमंद सेनापति है, भला वो साजिश क्यों रचने लगा? विजयंत ने गंभीरता से कहा, वही तो सबसे बड़ा धोखा है। तामस इंसान नहीं है, वो एक दैत्य है। ये सुनकर भीमसेन तेजी से हंस पड़ा। तामस और दैत्य? तुम पागल हो गए हो क्या? तामस दैत्य नहीं है। विजयंत ने नजदीक आकर धीरे से कहा, पागल मैं नहीं, बल्कि तामस ने तुम सबको पागल बनाया है। तुमने कभी उसे पूछा है कि वो कहां से आया है, रात में कहां गायब हो जाता है, उसके घाव कुछ ही घंटों में भर क्यों जाते हैं? विजयंत के सवाल सुनकर भीमसेन चुप हो गए। विजयंत ने आगे कहा, युद्ध के बाद तुम्हारी हत्या का आदेश भी तामस ने ही दिया था। वो दोनों राज्यों को आपस में लड़ाकर दोनों राज्यों में खुद राज करना चाहता है। ये सुनकर भीमसेन की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? विजयंत उसके सामने बैठ गया और उसे समझाते हुए कहा, मेरे साथ मिलकर लड़ो, तामस को खत्म करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य, तुम्हारा सम्मान सब लौटा दूंगा। भीमसेन ने विजयंत की बात को गौर से सुना और फिर बोला, मुझे तेरी बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं अपने ही सेनापति के खिलाफ तेरा साथ नहीं दे सकता। भीमसेन का टका सा जवाब सुनकर विजयंत कुछ देर की चुप्पी के बाद चुभने वाली आवाज में बोलता है, महाराज, एक आखिरी सच और सुन लीजिए जो आपके दिल को चीर के रख देगा। वो एक कदम और करीब आया और आंखों में आंखें डालकर बोला, तामस ने रानी कनक को पूरी तरह बरगलाया हुआ है। वो उसकी साजिश में शामिल है। मुझे पूरा यकीन है आपको मंदार में सूर्यगढ़ पर हमला करने के लिए उकसाने वाली भी वही थी। उसी ने आपके कानों में जहर घोला था। भीमसेन का शरीर एकदम से कांप उठा। भीमसेन ने टूटती आवाज में कहा, हाँ, ये सच है। मंदार पे आक्रमण के लिए मुझे कनक ने ही उकसाया था। मेरी कनक
मुझे मारना चाहती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके दिमाग में पुरानी बातें तेजी से कौंधने लगी। कैसे रानी कनक रात रात भर तामस से बंद कमरे में बातें करती थी, कैसे उन्होंने बार बार कहा था मंदार के राजा को सबक सिखाना चाहिए, कैसे उन्होंने खुद उसके सामने आंसू बहाकर कहा था महाराज अगर आप चुप रहे तो लोग आपको कायर समझेंगे। इन सभी बातों को गौर से समझते ही भीमसेन को सब कुछ एकदम साफ हो गया। सच की तलवार सीधे दिल में उतर गई। भीमसेन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। जंजीरें जोर से खनकी, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। भीमसेन ने दर्द भरी फटी हुई आवाज में कहा मेरी रानी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है और मैं मूर्ख ये बात समझ नहीं पाया। जिसके लिए मैंने सारी दुनिया से लड़ने की ठान ली थी उसी ने मुझे तामस के हाथों कठपुतली बनाया। क्या तामस अब मंदार की ओर कोई अगला बड़ा हमला करेगा? क्या कुंभा तामस की नई शक्ति का रहस्य पता कर पाएगा? वन्या कहां है? क्या रक्तांबरा ही वन्या है? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। महाराज भीमसेन को तामस और उसकी महारानी कनक के बारे में सारी सच्चाई बताने के बाद विजयंत कुछ पल चुप खड़ा रहा। कमरे की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि कभी शेर की तरह दहाड़ने वाला यह आदमी आज मानो भीतर से बिखर चुका था। विजयंत धीरे धीरे आगे बढ़ा और शांत लहजे में बोला महाराज मुझे पता है कि इस सच ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है, लेकिन अब यह बात छिपाने का कोई मतलब नहीं है। महाराज आपकी जान पर असली खतरा मुझसे नहीं बल्कि आपकी रानी से है। विजयंत ने महाराज भीमसेन को दिलासा देते हुए कहा महाराज रानी कनक पूरी तरह तामस के वश में है। वो उसके हाथों की कठपुतली बन चुकी है। आपकी मौत और जिंदगी के बीच बस एक आदेश की दूरी है। अगर आप अब भी आंखों पर पर्दा डाले रखना चाहते हैं तो ठीक है। विजयंत ने पानी का गिलास महाराज भीमसेन की ओर बढ़ाते हुए कहा महाराज लीजिए पानी पीकर अपने गुस्से को कम कीजिए। वक्त अभी गुस्सा करने का नहीं बल्कि दिमाग से काम लेने का है। हमें धोखे को धोखे से हराना है वरना हम अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। पानी का गिलास हाथ में थामते हुए भीमसेन ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर वो अचानक गुस्से से फट पड़े। तामस उस नीच को तो मैं अपने हाथों से चीर कर फेंकूंगा और कनक का नाम लेकर वो थोड़ा रुके, फिर खुद पर काबू करते हुए कहा उसने मेरे साथ जो किया उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। उसे ऐसी सजा मिलेगी जो इतिहास में किसी भी धोखेबाज को नहीं मिली होगी। इस वक्त महाराज भीमसेन के शब्द तलवार की धार जैसे तीखे और दर्द से भरे हुए थे। विजयंत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा महाराज ये हुई ना बात। अब लगा जैसे सूर्यगढ़ का शेर बोल रहा है। चलिए मैं आपकी ये बेड़ियां खोल दूं। महाराज भरोसा कीजिए मुझे सिर्फ तामस का सिर चाहिए और कुछ नहीं। विजयंत ने बेड़ियां खोलते हुए कहा महाराज मैं आपकी बेड़ियां तो खोल रहा हूं लेकिन आप यहीं रहेंगे मेरी नजर के सामने। यहां आप कैदी नहीं बल्कि मेहमान बनकर। अच्छा खाना और पुरानी शराब सब कुछ आपके पसंद की मिलेगी। भीमसेन कुछ देर तक उसे घूरते रहे, फिर उसने नाक सिकोड़ी और भारी आवाज में कहा तू बड़ा चालाक है विजयंत। ठीक है मैं तेरे साथ ही रहूंगा। ये कहकर दोनों हंस पड़े। इस नए गठबंधन से अब नया धमाका होने वाला था जो शायद तामस के मंसूबों पर गहरा आघात करने वाला था। कुछ देर बाद विजयंत और भीमसेन अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठे हुए थे। सामने कागज, स्याही और राजमुद्रा पड़ी थी। भीमसेन ने कलम उठाई, कुछ लिखा, फिर विजयंत की तरफ कागज सरकाया। भीमसेन ने गंभीर लहजे में कहा देखो विजयंत ये मेरी आखिरी चाल है। ये चिट्ठी मेरे सबसे पुराने और वफादार सेनापति वीर बाली के नाम जाएगी।
वो अभी भी सूर्यगढ़ की उत्तरी चौकी पर है, जो तामस की पहुंच से बहुत दूर है। मैं केवल अपनी रानी मालविका और वीरबाली पर ही भरोसा करता हूं। ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। विजयंत ने उस पत्र को पढ़ते हुए कहा, बहुत बढ़िया। आपने लिखा है कि मैं जीवित हूं और पूरी तरह सुरक्षित हूं। मेरी अनुपस्थिति में छोटी रानी मालविका को मैं राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। उनके आदेश के बिना कोई भी राजकीय निर्णय न लिया जाए। अगर कोई उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो ऐसा करने वाले को राजद्रोही मानकर तुरंत फांसी दी जाएगी। विजयंत ने पत्र पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने ये चाल चलकर तामस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इससे रानी कनक और तामस दोनों की बौखलाहट बढ़ जाएगी। भीमसेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही समझा तुमने विजयंत। अब ये चिट्ठी सूर्यगढ़ की राजनीति में भूचाल लेकर आने वाली है। विजयंत ने हंसते हुए कहा, मतलब आपने एक तीर से कई निशाने साध लिए। महाराज, आपकी राजनीतिक समझ कमाल की है। भीमसेन ने आंख मारते हुए कहा, विजयंत, मैंने इस पत्र में एक गुप्त निशाना बनाया है। ये त्रिशूल का उल्टा निशान, जिसे वीरबाली देखते ही समझ जाएगा कि यह आदेश मेरा ही है और उसे इसका पालन करना ही होगा। वो इस पत्र को पढ़ने के बाद रानी मालविका के सिवाय और किसी की बात का पालन नहीं करेगा। विजयंत ने महाराज की बुद्धि की सराहना करते हुए कहा, वाह महाराज, अब समझ आया कि सूर्यगढ़ का सिंहासन आपके पास क्यों है। ये चिट्ठी मैं खुद अपने सबसे भरोसेमंद आदमी से रातों रात पहुंचा दूंगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में तैर रहा है। भीमसेन ने भौवें चढ़ाकर कहा, बोलो, बिना किसी संकोच के बोलो। विजयंत ने शरारती मुस्कान के साथ मजाक करते हुए कहा, आपने रानी मालविका को उत्तराधिकारी क्यों लिखा? रानी कनक को जब ये बात पता चलेगी तो उसका खून खौल जाएगा और आपके जीवन पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। भीमसेन ने विजयंत के मजाक पर ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, यही तो मजा है। कनक को जलन होगी और तामस को लगेगा कि मैंने उसकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। दोनों आपे से बाहर होकर गलतियां करेंगे और मालविका, वो मेरी सबसे समझदार रानी है और सच्चाई ये है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो सिंहासन उसी का है, कनक का नहीं। विजयंत ने पत्र में मुद्रा लगाकर उसे पकड़े हुए कहा, महाराज, आज रात ही चिट्ठी रवाना होगी, अब आप आराम कीजिए। विजयंत ने महाराज के कक्ष से बाहर आते ही अपनी काली चादर लपेटी और महल के पिछले रास्ते से सीधा गुप्त मार्ग में उतर गया। बारिश हो रही थी। कीचड़ से सने गलियारे में एक मशाल की हल्की रोशनी में एक पतला दुबला आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसका सबसे भरोसेमंद गुप्तचर नाम था कालिया। विजयंत ने उसकी ओर पत्र आगे बढ़ाते हुए कहा, कालिया, ये महाराज का खुद का हाथ से लिखा हुआ पत्र है। सुबह होने से पहले ये सूर्यगढ़ की उत्तर चौकी में तैनात सेनानायक वीरबाली के हाथ में होना चाहिए, समझे? कालिया ने पत्र को अपनी कमीज के अंदर छिपाते हुए कहा, हुजूर, वीरबाली तक? वो तो सूर्यगढ़ की सबसे दूर की चौकी है। कितनी भी तेज चलो मगर वहां पहुंचने में सूरज निकल ही जाएगा। विजयंत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसीलिए तू जा रहा है। सुन कालिया, तू पुराना जंगल का रास्ता लेना। नदी पार करके तू जल्दी वहां पहुंच जाएगा और अगर कोई तेरा रास्ता रोके तो तू जानता है कि तुझे क्या करना है। कालिया ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, जानता हूं हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपका संदेश वीरबाली तक पहुंच जाएगा। विजयंत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ कालिया और जल्दी वापस लौटो, मुझे तेरी जरूरत है। अब जा, और हाँ, अगर वीरबाली पूछे कि महाराज भीमसेन कहाँ है तो सिर्फ इतना बोलना कि वो सुरक्षित है और बहुत जल्द लौटेंगे। कालिया ने सिर झुकाया और अंधेरे में गायब हो गया। पूरी रात चलने के बाद सूर्यगढ़ की उत्तरी चौकी में सुबह का सूरज अभी उग भी नहीं पाया था कि तभी एक कीचड़ से सना थका हारा आदमी घोड़े से गिरता पड़ता सेनानायक वीरबाली के तंबू में घुसा। कालिया हाफते हुए घुटनों पर गिरकर बोला, जनाब, मैं महाराज का संदेश लेकर आया हूं। वीरबाली ने तुरंत उठकर पत्र लिया और कालिया से पूछा, महाराज भीमसेन जीवित है? ये कहकर वो पत्र खोलकर पढ़ने लगे। उसने कागज के कोने पर बना वो छोटा सा उल्टा त्रिशूल का निशान देखा और होठों पर मुस्कान आ गई। वीरबाली धीरे से हंसते हुए बोला, अरे वाह शेर, अभी भी जिंदा है। फिर कालिया की तरफ देखकर बोला, बता, विजयंत ने भेजा है ना तुझे?
कालिया चौंक कर कहता है, आपको कैसे मालूम? वीरबाली ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैं और भीमसेन 14 साल साथ रहे हैं। ये उल्टा त्रिशूल और पत्र के एक किनारे लिखे शब्दों को पढ़कर सब समझ आ गया। सैनिकों, इस संदेशवाहक को बंदी बना लो और ध्यान देना, ये हमारी कैद से बचकर निकलने ना पाए। वीरबाली का आदेश मिलते ही अचानक 4 सैनिकों ने उसकी बाहें पकड़ ली। उसका हाथ पीठ के पीछे मुड़ गया, रस्सी कस गई। कालिया चौंक कर संघर्ष करते हुए बोला, अरे सेनानायक जी, ये क्या है? मैं महाराज का पत्र लाया हूं, छोड़ो मुझे। वीरबाली ने पत्र को जेब में डालते हुए बिल्कुल भावशून्य होकर बोला, तू इतना तो ना समझ नहीं है जितना बनने की कोशिश कर रहा है कालिया। जब तक मेरा खेल पूरा नहीं होता तू मेरी कैद से बाहर नहीं जाएगा, न तू न तेरी ये खबर। सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में बंद कर दो। कालिया चुपचाप सैनिकों के साथ वहां से चला गया। तभी वीरबाली ने तंबू के बाहर ताली बजाई। एक बुजुर्ग सुलेखक झट से अंदर आया। वीरबाली ने कागज, स्याही और राजमुद्रा आगे सरकाते हुए बोला, चिटनेस, तुम्हें इस पत्र की लिखावट, हर झुकाव की ठीक वैसी ही नकल करके एक नया पत्र लिखना है। सुलेखक ने महाराज का असली पत्र देखकर बोला, जैसी आपकी आज्ञा सेना नायक। कई सालों से मैं महाराज के लिए लिखता आया हूँ। उनकी लिखावट की नकल मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ। बोलिए क्या लिखना है? वीरबाली ने धीरे धीरे हर शब्द सोचकर बोलना शुरू किया। चिटनेस लिखो, प्रिय मालविका, मेरी प्यारी रानी, मैं पूरी तरह ठीक हूं, चिंता मत करना। सूर्यगढ़ लौटने में मुझे अभी कुछ समय लगेगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम राजगद्दी की उत्तराधिकारी हो। पूरी सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। राजगद्दी की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ तुम्हें एक बहुत जरूरी काम तुरंत करना है। हमारी बेटी अनामिका का विवाह तुम्हें सेना नायक वीरबाली से संपन्न कराना होगा। विवाह के बाद वीरबाली को सूर्यगढ़ का नया सेनापति घोषित करो और राजपाट उसके संरक्षण में संभालो। विश्वास रखो, मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूं। तुम्हारा भीमसेन। सुलेखक लिखते लिखते मुस्कुराते हुए बोला, अनामिका, विवाह के लिए अति उत्तम कन्या का चयन किया है आपने। सूर्यगढ़ के नए महाराज, मेरा प्रथम प्रणाम स्वीकार कीजिए। राजमुद्रा लगाऊं या कुछ और भी लिखना बाकी है? वीरबाली ने मुद्रा हाथ में लेकर जोर से दबाते हुए कहा, लगा दो। अब यह पत्र आज दोपहर तक राजधानी पहुंच जाना चाहिए। इसे मेरा सबसे तेज घुड़सवार ले जाएगा। वीरबाली ने पत्र को मुहरबंद लिफाफे में डाला और घुड़सवार को बुलाया। वीरबाली घुड़सवार से बोला, इस पत्र को रानी मालविका के हाथ में देना। उनके अलावा यह पत्र किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, समझे? घुड़सवार ने सलाम ठोका और तेज रफ्तार से राजधानी की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही दिन सूर्यगढ़ के महल में यह खबर आग की तरह फैल गई। रानी कनक और तामस अपने निजी कक्ष में बैठे शराब पी रहे थे। तभी एक दास ने आकर यह समाचार दिया। दास ने डरे हुए कहा, रानी साहिबा, एक बुरी खबर है। राजा भीमसेन ने अपने सेनापति को कागजात भेजे हैं। उसने छोटी रानी मालविका को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और सेना नायक वीरबाली को मंदार का नया सेनापति नियुक्त कर दिया है। ये सुनकर रानी कनक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से शराब का गिलास जमीन पर फेंक दिया। रानी कनक ने चिल्लाकर कहा, क्या बकवास है ये कैसे हो सकता है? वो कायर राजा मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा है। तामस भी इस खबर से आग बबूला हो गया। उसने खड़े होकर दास को एक तरफ धकेल दिया। तामस ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, वो राजा अपनी मौत से पहले भी मेरे रास्ते में आ रहा है। अब मुझे उसे तुरंत ढूंढना होगा। अगर युद्ध रुक गया तो मेरा राज खुल जाएगा और मंदार को हराने का मेरा मौका खत्म हो जाएगा। रानी कनक ने आगे आकर तामस का हाथ पकड़ा और चिंतित होते हुए कहा, अब क्या होगा? अगर मालविका राज करने लगी तो वो तुम्हें कभी अपने पास नहीं आने देगी। वो तुमसे और मुझसे नफरत करती है। अब क्या होगा तामस? सब कुछ हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। तामस ने कठोरता से उत्तर दिया, अब युद्ध की योजना बाद में बनेगी। पहले मुझे राजा भीमसेन को ढूंढकर खत्म करना होगा। मैं उसे सबके सामने ऐसी मौत दूंगा कि वो मंजर देखने वालों की पीढ़ियां तामस के कहर को याद रखेंगी। अब इस खेल को मेरे तरीके से खेलना होगा। मैं आज रात ही निकलूंगा। तुम महल में रहना और किसी को शक नहीं होने देना।
तुम बिल्कुल शांत रहकर यहाँ होने वाली हर हरकत की सूचना मुझे देते रहना। रानी कनक ने तामस के गले लगते हुए कहा, तामस, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वो कुंभा और वो प्रेतनाथ तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मेरा तो जी बैठा जा रहा है। तामस ने हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी रानी, तुम चिंता मत करो। पिछली बार कुंभा ने मुझे अपने जाल में फंसाया था, पर इस बार मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता है। तामस अपनी शक्ति के अहंकार में भर चुका था। उसे पूरा यकीन था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो तुरंत अपने कुछ खास सैनिकों को लेकर गुप्त रूप से महल से निकल गया। उसकी आंखों में केवल भीमसेन को ढूंढने का जुनून था। क्या तामस भीमसेन को ढूंढने में सफल होगा? क्या विजयंत और भीमसेन मिलकर तामस के लिए कोई और जाल बिछाएंगे? क्या कुंभा तामस की तलाश में जाएगा? क्या वीरबाली राजकुमारी अनामिका से विवाह कर पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तामस बौखलाहट में सूर्यगढ़ से गुप्त रूप से निकल पड़ा था। उसका लक्ष्य था भीमसेन को ढूंढकर मारना। वो इस बात से बेखबर था कि विजयंत और भीमसेन ने उसके लिए तामस बौखलाहट में सूर्यगढ़ से गुप्त रूप से निकल पड़ा था। उसका लक्ष्य था भीमसेन को ढूंढकर मारना। वो इस बात से बेखबर था कि विजयंत और भीमसेन ने उसके लिए पहले ही एक जाल बिछा रखा था। इस बीच वीरबाली ने असली पत्र की नकल बनाकर राजकुमारी अनामिका से विवाह करने का षड्यंत्र रचकर सूर्यगढ़ में अपनी ताकत को बढ़ाने की शातिर चाल चली थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव के गुप्त ठिकाने के आखिरी दरवाजे पर विजयंत रुककर पीछे मुड़ा। भीमसेन काले पत्थर की दीवार से सटकर खड़े थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ बेकरारी थी। विजयंत ने धीरे से कहा, महाराज, आप यहीं रहिए। बाहर चारों तरफ हमारे आदमी हैं। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम तामस को खत्म करके जल्दी लौटेंगे। भीमसेन ने नाक सिकोड़ी और बोले, मुझे बच्चा मत समझो विजयंत। अगर तुम चाहो तो तामस को खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। समीर ने हंसते हुए कहा, महाराज, तामस को लगना चाहिए कि सिर्फ विजयंत अकेला है। वो बौखलाया हुआ है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। जैसे ही वो मैदान में कदम रखेगा उसे लगेगा कि खेल उसके हाथ में है, तभी मैं पूरी बाजी पलट दूंगा। भीमसेन ने विजयंत की तरफ देखा और बोले, विजयंत, बस एक बात याद रखना, उस कुत्ते को जिंदा मत छोड़ना। मैं खुद उसकी आंखें निकालना चाहता हूं। विजयंत ने अपने चेहरे को ढका और बोला, महाराज, आज के बाद वो सांस भी नहीं ले पाएगा, ये मेरा वादा है। विजयंत और समीर दोनों बाहर निकले और घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ बढ़ चले। रास्ते में समीर ने विजयंत से कहा, कालिया की कोई खबर नहीं आई अभी तक, 3 दिन हो गए। विजयंत ने लगाम कसी और बोला, मुझे पूरा यकीन है कि वो पहुंच गया होगा। वीरबाली भीमसेन का पुराना साथी है। हो सकता है उसने कुछ सोच कर ही उसे अपने पास रोक लिया हो। मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आ जाएगा। समीर ने जमीन को देखते हुए कहा, देखो विजयंत, तामस एक दैत्य है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर वो सेना के साथ आया तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विजयंत ने अपनी काली चादर कसकर लपेटी और आसमान की ओर देखते हुए बोला, समीर, तामस सेना नहीं लाएगा। उसका अहंकार उससे कहता है कि वो अकेला ही काफी है। उसे लगता है कि वो हमें आसानी से हरा देगा, पर उसे पता नहीं कि हमने उसकी हर चाल को पहले ही पढ़ लिया है। समीर ने अपनी तलवार की धार को परखा और गंभीर होकर पूछा, युद्ध का मैदान हमने तैयार कर लिया है, पर क्या तुमने उस दैत्य को हराने के लिए खुद को तैयार किया है? क्या तुम अपनी दैत्य शक्तियों को संभाल पाओगे? विजयंत ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई। उसने अपने हाथों को देखा और कहा, वो ताकत मेरे अंदर सैलाब की तरह बहती है। उसे रोकना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार मुझे तामस को खत्म करने के लिए उसे नियंत्रित करना होगा। अगर मेरी शक्तियों से मेरे अपने किसी आदमी को नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। समीर ने विजयंत के कंधे पर हाथ रखा और हिम्मत देते हुए बोला, तुम्हारे अंदर अच्छाई है विजयंत, यही तुम्हारी ताकत है। उस ताकत को अपने ऊपर हावी मत होने देना। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें संभाल लेंगे। बस ये याद रखना कि तामस एक ऐसा दुश्मन है जिसे हराने के लिए तुम्हें अपनी हर शक्ति लगानी पड़ेगी। विजयंत ने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, हाँ समीर, मुझे पता है, अब वो बच नहीं पाएगा। तभी दूर जंगल के भीतर से एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे पत्तियां तेजी से हिलने लगी। हवा के साथ मिट्टी की एक अजीब सी गंध आई। समीर चौकन्ना होते हुए बोला, मुझे लगता है वो आ गया।
ये हवा सामान्य नहीं है। तामस अपनी दैत्य शक्ति के साथ आ रहा है। विजयंत ने तुरंत अपनी काली चादर खोली और जमीन पर फेंक दी। विजयंत ने समीर को सचेत करते हुए कहा, हाँ, तामस अपनी सेना के साथ नहीं आया, पर वो अकेला ही एक सेना से बढ़कर है। समीर, तुम दूर छिपकर पूरी स्थिति पर नजर रखना। तामस को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहां हो। समीर ने सहमति में सिर हिलाया और उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मैं छिपकर तुम्हारी मदद करूंगा। पर अगर तुम्हें लगे कि तुम अपनी शक्तियों पर से नियंत्रण खो रहे हो तो तुरंत पीछे हट जाना। हमें युद्ध जीतना है, पर खुद को खोना नहीं है। और कृपया भेड़िया बनने के बाद मुझे भूलना मत। विजयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब प्रेतनाथ को काम करने दो। तामस को पता चलना चाहिए कि इस बार उसका किस ताकत से सामना हुआ है। यह कहकर विजयंत ने अपने हाथ फैलाए। उसने जोर से एक राक्षसी मंत्र बोला। एक काली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसका शरीर पहले से ज्यादा बड़ा और विशाल लगने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गईं। अब वो सिर्फ विजयंत नहीं था, वो तामस का काल प्रेतनाथ बन चुका था। दूसरी ओर गुस्सैल तामस ने अपनी दैत्य शक्तियों का इस्तेमाल करके भीमसेन की गंध को महसूस करना शुरू कर दिया। तामस को मालूम था कि इंसानों की गंध की एक सीमा होती है। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और हवा को सूंघा। तामस ने हवा में सूंघते हुए खुद से कहा, यह गंध, यह भीमसेन की है, वो आसपास ही है। अच्छा हुआ मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तामस ने जमीन पर जोर से पैर मारा और कहा, विजयंत, तू मुझे बेवकूफ समझता है, मगर मैं तेरी हर चाल को नाकाम करने वाला हूं। पहले मैं उस कायर राजा को खत्म करूंगा, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ तामस भीमसेन की गंध का पीछा करते हुए बढ़ गया। ध्रुव के गुप्त ठिकाने के बाहर पहुंचकर तामस ने हंसते हुए कहा, वाह भीमसेन, छिपने के लिए अच्छी जगह चुनी है तुमने। पर तुम भूल गए कि तामस दीवारों के आर पार भी देख सकता है। तुम्हारा अंत इस अंधेरी सुरंग में होगा। तामस बिना किसी संकोच के उस गुप्त ठिकाने के अंदर बढ़ गया। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, भीमसेन की गंध धीरे धीरे और तेज होती गई। कुछ ही देर में सुरंग खत्म हो गई और तामस एक पुराने तहखाने में निकला। बाहर वो छिपने वाली जगह ध्रुव के सैनिकों की निगरानी में थी। दो सैनिक तहखाने के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। एक सैनिक ने ऊबते हुए दूसरे सैनिक से कहा, मुझे लगता है महाराज विजयंत ने हमें यूं ही यहाँ बिठा रखा है। किसे पता चलेगा कि इस गुप्त ठिकाने में महाराज ठहरे हुए हैं। यहाँ कोई खतरा नहीं है। दूसरे सैनिक ने जम्हाई लेते हुए उत्तर दिया, लेकिन हमारे सेनापति ध्रुव का आदेश है कि कोई यहाँ आना नहीं चाहिए। हमें जागते रहना चाहिए। वैसे भी महाराज विजेंद्र ने कहा था कि महाराज भीमसेन की जान को किसी पागल जानवर से खतरा है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, तामस तेजी से तहखाने के दरवाजे के पास आया। तामस ने दरवाजे से बाहर झांका और दोनों सैनिकों को देखा। तामस ने फुसफुसाते हुए कहा, जानवर? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं ही वो जानवर हूं जो तुम्हारे राजा का मांस खाने आया है। एक पल भी इंतजार न करते हुए तामस ने बिजली की तेजी से बाहर निकलकर उन दोनों सैनिकों पर हमला कर दिया। सैनिकों को समझने का मौका भी नहीं मिला कि हुआ क्या। तामस ने अपनी दैत्य शक्ति से दोनों को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। तामस ने मरे हुए सैनिकों को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया और बोला, नाकारो, तुमसे सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अब देखो मैं कैसे भीमसेन को खत्म करता हूं। तामस ने सैनिकों के शवों को घसीट कर एक कोने में फेंका ताकि कोई जल्दी से उन्हें देख न पाए। अब वो सामने के गलियारे की ओर बढ़ा जहां से भीमसेन की गंध सबसे ज्यादा आ रही थी। आगे के गलियारे में 3 और सैनिक पहरा दे रहे थे, पर वो थोड़ी दूर थे और उनके हाथों में मशाल थी। तामस ने खुद को अंधेरे में छिपाया और दीवार के सहारे सरकना शुरू किया। पहले सैनिक ने अपने साथी से कहा, मुझे लगता है कि अंदर से कोई आवाज आई है। तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? दूसरे सैनिक ने अनसुना करते हुए जवाब दिया, अरे वो हवा होगी। यहाँ रात में पुरानी दीवारें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई नहीं आ सकता। तीसरे सैनिक ने मशाल को ऊपर उठाया और कहा, फिर भी मैं एक बार दरवाजे के पास जाकर देखता हूं। जैसे ही तीसरा सैनिक आगे बढ़ा, तामस ने एक जंगली छलांग लगाई
वो हवा में उड़ता हुआ तीसरे सैनिक के ऊपर गिरा और उसकी गर्दन को एक ही झटके में तोड़ दिया। दूसरे सैनिक ने जब ये मंजर देखा तो वो घबरा उठा। वो चिल्लाने वाला ही था कि तभी तामस ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तामस ने अपने बड़े मजबूत हाथों से उसकी छाती पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। पहला सैनिक अपनी तलवार लेकर हमला करने आया, पर तामस ने उसे पकड़ लिया। तामस ने उस सैनिक को हवा में उठाया और उसका शरीर जमीन पर फेंक दिया। अब गलियारा शांत था। तामस ने एक गहरी सांस ली और अपने कपड़ों पर लगी धूल को साफ करते हुए कहा, मुझे इसी गंदगी की वजह से लड़ाई पसंद नहीं है। उसने एक अजीब सी डरावनी आवाज निकालते हुए कहा, महाराज भीमसेन, कहाँ हैं आप? देखिए, मैं आपको आजाद कराने के लिए आया हूं। तामस सीधा भीमसेन के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को जोर से लात मारी, जिससे दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा। कमरे के अंदर महाराज भीमसेन पलंग पर लेटे हुए थे, और जैसे ही दरवाजा टूटा वो तुरंत उठकर बैठ गए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। तामस कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे में बिखरी हुई पुरानी शराब की बोतलों और स्वादिष्ट खाने की बची हुई प्लेटों को देखा। तामस चुपके से भीमसेन के कक्ष तक जा पहुंचा। भीमसेन गहरी नींद में सोया हुआ था। तामस ने सीने में दबे हुए क्रोध के साथ दहाड़ते हुए कहा, तू मेरी रातों की नींद उड़ाकर यहां इतनी चैन की नींद सो रहा है? तामस की आवाज सुनकर भीमसेन की आंखें झटके में खुली। वो तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। पलक झपकते ही उसकी तलवार उसके हाथ में थी। उसकी आवाज में अब क्रोध और घृणा का तीखा मिश्रण था। भीमसेन ने भी दहाड़ते हुए कहा, तेरी सारी हकीकत मुझे पता चल चुकी है दुष्ट। तू कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक भयानक दैत्य है जिसने मेरी रानी के साथ मिलकर मेरी हत्या की योजना बनाई है। भीमसेन की बातें सुनकर तामस के चेहरे पर पहले गहरी हैरानी उभरी और फिर एक खूंखार मुस्कान ने उसके चेहरे को और भी भयानक बना दिया। वो धीरे धीरे भीमसेन की ओर बढ़ने लगा। उसकी लंबी और विकृत छाया कमरे की दीवारों पर रेंग रही थी। तामस ने डरावनी आवाज में कहा, ओह, ये बातें तुझे केवल विजयंत ही बता सकता है। हमारी बातें उसने सुन ली थी। तामस ने भीमसेन की घबराहट को देखते हुए कहा, इसका मतलब विजयंत जिंदा है। ये सुनकर तो मुझे और भी अधिक आनंद मिला। ये तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। आज की रात मैं तुझे और उस विजयंत दोनों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। उसकी आवाज में अब किसी प्रकार का कोई छल नहीं था, केवल खुला और निर्मम राक्षसी आनंद था। उसने अब अपना भयानक असली रूप धारण करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों के नाखून तेजी से लंबे काले पंजों में तब्दील हो गए। उसके दांत नुकीले शिखरों की तरह बाहर निकल आए और उसकी आंखें लाल हो गईं। भीमसेन ने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ते हुए कहा, तू चाहे जो भी हो राक्षस, आज तेरा विनाश यही होगा। भीमसेन के इतना कहते ही बाहर आकाश में बिजली कड़की और बादल भयानक रूप से गरजे। ठीक उसी समय गुप्त ठिकाने की छत पर किसी के भारी कदमों की आहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय जीव ऊपर आ पहुंचा हो। तामस ने तुरंत सिर ऊपर उठाया। उसने अपने होठ चाटे और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, लगता है विजयंत तेरी जान बचाने के लिए आया है राजन। आज की रात खून की नदियां बहेंगी। क्या भीमसेन तामस के सामने टिक पाएंगे, या फिर यह सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल है? क्या इस टकराव से सूर्यगढ़ की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्या विजयंत भीमसेन की जान बचा पाएगा? क्या तामस को विजयंत खत्म कर पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक और जहां विजयंत और समीर तामस का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी ओर कुंभा को भी उसके गुप्तचर ने सूचना दी थी कि प्रेतनाथ और तामस आज उसे एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सूचना पाते ही कुंभा अपने चुनिंदा सैनिकों को साथ लेकर उन दोनों की तलाश में निकल पड़ा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार गुप्तचर के बताए हुए स्थान पर पहुंच गया। वो तेजी से अपने घोड़े से उतरा और तेज कदमों से उस खाली मैदान के बीचों बीच पहुंचा। वहां चारों तरफ घना जंगल था, लेकिन किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। हवा में सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट और उसके सैनिकों के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई,
फिर जोर से पैर पटकते हुए कहा, यह क्या मजाक है? कुंभा ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, वो लोग कहां चले गए? यह जगह तो पूरी तरह खाली है। क्या गुप्तचर ने हमें झूठी जानकारी दी थी? कुंभा के गुस्से को देखकर उसके एक सैनिक जिसका नाम बलवान था, उसने अपने घोड़े को रोका और उतरते हुए बोला, युवराज, सचमुच यहां कोई नहीं है, मगर मुझे उस गुप्तचर पर पूरा भरोसा है। वो हमें झूठी जानकारी नहीं दे सकता। हमें यहां रुककर कुछ देर देखना चाहिए। हो सकता है कि वो कुछ देर में यहां आ जाए। कुंभा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, यह पूरी तरह से गलत है बलवान। देखो, मैं तामस की तलाश करते हुए परेशान हो चुका हूं। मैं उसे नहीं पकड़ पाने की निराशा से हताश हुआ जा रहा हूं। अगर वो मेरे सामने नहीं आया तो मैं न जाने गुस्से में क्या कर जाऊंगा। कुंभा के दूसरे सैनिक ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमें आने में देर हो गई। कहीं वो लोग पहले ही तो नहीं चले गए? देर? कुंभा ने उसकी तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा, या किसी ने जानबूझकर मुझे गलत जगह भेजा है। जिसने मुझे ये झूठी खबर दी वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं अभी उसे। उसने अपनी तलवार पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर बलवान को देखा। बलवान समझ गया कि अब आदेश आने वाला था। वो गुप्तचर को मौत की घाट उतारने के लिए बुलाने ही वाला था कि तभी दूर जंगल के एक छोर से भयानक दहाड़ गूंजी। वो दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पेड़ों की पत्तियां तक हिल गई। घोड़े डर के मारे पीछे हटने लगे। बलवान ने तुरंत तलवार निकाल ली और चारों तरफ देखते हुए बोला, युवराज, ये सुना आपने? मैं अच्छी तरह से इस आवाज को पहचानता हूं। ये नरभेड़िए की गुस्से से भरी आवाज है। वो जरूर किसी के शिकार पर निकला है। कुंभा एक पल को चुप रहा। उसका गुस्सा अचानक ठंडा होता हुआ दिखा। उस तेज दहाड़ को सुनकर उसके होठों पर एक ठंडी खूंखार मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से सांस ली और बोला, ये हुई ना बात। इसे मैं अपना पालतू बनाऊंगा। बलवान ने हैरानी से पूछा, युवराज, नरभेड़िया को पालतू बनाना? गजब की बात सोची आपने। इसका शिकार करने में मजा आएगा। कुंभा ने उस दहाड़ की दिशा में उंगली दिखाई और मुस्कुराते हुए बोला, सही समझा तुमने बलवान। मुझे ऐसे खूंखार पालतू जानवर पसंद है। चलो पहले उस भेड़िए शिकारी को शिकार करता हुआ देखें। मजा आएगा। हमारा शिकार खुद हमें बुला रहा है। उसने घोड़े पर फिर सवार होते हुए जोर से चिल्लाया, सारे सैनिक मेरे पीछे चलो और ध्यान रखना, उस भेड़िए को जिंदा पकड़ना है। बलवान ने भी तलवार ऊंची की और चिल्लाया, जय कुंभा युवराज की। कुंभा के नाम का जयकारा लगाते हुए सारी टुकड़ी आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव के गुप्त ठिकाने में तामस को किसी भयानक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। वो समझ चुका था कि उसे चुनौती देने के लिए कोई आ गया है। तामस ने तुरंत अपनी काली आंखों से भीमसेन को देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, महाराज भीमसेन, आज तू और प्रेतनाथ दोनों एक साथ खत्म होंगे। तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। महाराज भीमसेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। महाराज भीमसेन उस पर किए अपने एहसानों को गिनाते हुए कहते हैं, दुष्ट, मैंने तुझे रहने के लिए जगह दी, तुझे इज्जत दी, सम्मान दिया, और तूने मेरी ही पेट में छुरा घोंपा। तूने मेरी रानी कनक को बहकाया है। मैंने तुझे अपना भाई माना और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तामस जोर से हंसते हुए बोला, रानी कनक को मैंने बरगलाया? हाँ, वो तो बस एक जरूरी मोहरा थी। उसका दिल जीतना मेरे लिए बच्चों का खेल था। वो तो कब से मेरी प्यासी बैठी थी। और रही तेरी बात, तो मैं किसी का भाई नहीं। मुझे तो तेरा राज चाहिए ताकि मैं अपना दैत्य साम्राज्य तैयार कर सकूं। पता नहीं क्यों आज तक तुम मरियल इंसानों को दैत्यों ने इतने अधिकार दे रखे थे, मगर अब नहीं। आज के बाद तामस इंसानों से उनके सारे अधिकार छीनकर उन्हें अपना गुलाम बनाएगा। महाराज भीमसेन ने तेज आवाज में दहाड़ते हुए कहा, तामस, तू अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। और तुझे जिस कनक पर इतना भरोसा है ना, मैं उसके सामने तेरी सारी हकीकत खोलूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि तू एक दैत्य है जो इस राज्य को हड़पना चाहता है। तुझे क्या लगता है तेरी हकीकत जानने के बाद भी वो तेरा साथ देगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तामस ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा,
तू मेरी हकीकत बताना चाहता है? जा बता दे। भीमसेन, कान खोलकर मेरी बात सुन। उसका दिल मैंने जीत लिया है। उसने पूरे मन से मेरा साथ दिया है, जो जानती है कि मैं कौन हूं। तामस की सीनाजोरी देखकर भीमसेन हैरान रह गया। महाराज भीमसेन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, झूठ! तू झूठ बोल रहा है। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी पत्नी है। तू उसे धोखा दे रहा है। तामस ने एक कदम भीमसेन की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, धोखे में वो नहीं बल्कि तू धोखे में है। वो मुझ पर अपनी जान छिड़कती है। उसे खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा है। अब ज्यादा नाटक मत कर। आज के बाद सूर्यगढ़ का महल, सिंहासन और तेरी सारी रानियां सब कुछ मेरा होगा। तू अपनी मृत्युशैया की तैयारी कर। महाराज भीमसेन ने तलवार बाहर निकाली और दहाड़ते हुए कहा, तुझे लगता है कि यह इतना आसान होगा? जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक तू मेरे राज्य को छू भी नहीं सकता। तेरा ये घमंड मैं आज खत्म कर दूंगा। तामस ने हंसते हुए कहा, अगर मेरे हाथों मरने की तुझे इतनी ही जल्दी है तो यही सही। तेरी ये आखिरी इच्छा मैं अधूरी नहीं रहने दूंगा। तामस की बातें सुनकर महाराज भीमसेन का खून खौल गया। तामस के दिए हुए अपमान और धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बिना सोचे समझे दीवार पर टंगी जलती हुई मशाल को जोर से खींचा और तामस के ऊपर फेंक दिया। तामस बिजली की तेजी से पीछे हट गया और मशाल उसके बगल से गुजरकर दीवार से टकरा गई। मशाल जलती हुई चारों ओर बिखर गई। तामस ने गुस्से से कहा, हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर वार करे। तूने अपनी मौत को न्योता दिया है। इससे पहले कि भीमसेन अपनी तलवार उठा पाते, तामस ने भीमसेन को एक थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि महाराज भीमसेन हवा में उछले और दूर जाकर दीवार से टकरा गए। उनके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई और उनकी तलवार भी हाथ से छूट गई। तामस ने अपनी जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, कैसा लगा? ये तो बस शुरुआत है। मैंने कहा था ना कि मैं आज कोई दया नहीं करूंगा। मैं तुझे आज इतना तड़पाऊंगा कि तेरे शरीर की हड्डियां मुझसे रहम की भीख मांगेंगी। महाराज भीमसेन दर्द से कराहते हुए जमीन पर ही लेटे रहे। उनकी आंखें तामस पर टिकी थी। तामस ने नीचे देखते हुए कहा, पहले तुझे खत्म करूंगा, उसके बाद तेरे पूरे परिवार को अपना गुलाम बनाऊंगा और फिर अपनी मर्जी करूंगा। तेरी रानी जो अब मेरी है उसे अपनी दासी बनाऊंगा और तेरी खूबसूरत अनामिका को नन्हे दैत्यों की मां बनाऊंगा। तेरी सारी सल्तनत मेरी होगी। तामस, अपनी जुबान को लगाम दे। भीमसेन ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मगर तामस जैसे कमीने के ऊपर भीमसेन के गुस्से का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तामस का चेहरा शैतानी खुशी से चमक रहा था। उसने अपने खूनी पंजों को बाहर निकाला। वो भीमसेन को मारने ही वाला था कि तभी गुप्त ठिकाने की छत में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई बहुत भारी चीज छत के ऊपर रेंग रही हो। तामस छत को गौर से देख ही रहा था कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। मिट्टी, पत्थर और लकड़ियां चारों तरफ बिखर गई। धूल का गुब्बार छटते ही तामस ने देखा कि उसके और भीमसेन के ठीक बीच एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि विजयंत था, जो इस वक्त नरभेड़िया बन चुका था। वो अपने नुकीले दांत गुस्से से निकालकर गुर्रा रहा था। तामस अचानक आए इस नरभेड़िए को देखकर चौंक गया। उसने अपने खूनी पंजों को हवा में ही रोक लिया और तामस ने हैरानी से कहा, अबे ओ, अब तू कौन है और हमारे बीच में कहां से आ गया? नरभेड़िया बने विजयंत ने एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से गुफा की दीवारें कांप उठी। उसने सीधे तामस की आंखों में देखा, जैसे उसे चुनौती दे रहा हो। अपने सामने एक खूंखार नरभेड़िए को देखकर तामस ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया। नरभेड़िया बने विजयंत ने भी अपने मजबूत हाथों को ढाल बनाकर उस तेज वार को रोका और फिर दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों गुफा के अंदर घमासान लड़ाई लड़ रहे थे। उन दोनों महान शक्तियों के बीच वार पलटवार हो रहे थे, जिससे गुफा की दीवारें टूटने लगी। उनकी शक्तियां इतनी अधिक थीं कि उस छोटी जगह में उनके लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था। तामस ने विजयंत को पकड़ा और पूरे जोर से गुफा की दीवार की तरफ फेंका। तेज धक्के और नरभेड़िए के विशाल शरीर से दीवार टूट गई।
तामस विजयंत को घसीटते हुए उस तंग जगह से निकालकर अब बाहर मैदान में आ गया। वहीं जमीन पर दर्द से कराहते हुए पड़े महाराज भीमसेन ये भयानक नजारा देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये नरभेड़िया आखिर है कौन और उन्हें बचाने के लिए तामस जैसे भयानक दैत्य से लड़ क्यों रहा था। दोनों ने जैसे ही गुफा से बाहर खुले मैदान में कदम रखा, तभी तामस और नरभेड़िया बने विजयंत के बीच जबरदस्त युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया। वो दोनों जमीन पर ऐसे टकराए जैसे दो बड़े तूफान आपस में भिड़ रहे हो। उनकी टक्कर से धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा और मैदान थर्रा उठा। नरभेड़िया ने अपनी पूरी राक्षसी शक्ति से तामस पर हमला किया। उसने अपने नुकीले पंजों से वार किया जो किसी भी चट्टान को चीर सकते थे और जोर से दहाड़ मारी। तामस ने शांत तरीके से उस वार को अपने हाथ पर रोका। हैरानी की बात यह थी कि विजयंत के इस शक्तिशाली वार का तामस पर कोई असर ही नहीं हुआ। तामस अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो जैसा था वैसा ही खड़ा रहा। तामस ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी ताकत? मुझे लगा था कि तू कुछ ज्यादा करेगा, मगर तू तो एक बच्चा निकला। तामस की ताकत देखकर विजयंत भी हैरान हो गया था। उसने पूरी ताकत जोड़ी और एक तेज वार किया जिसमें उसने अपने शरीर का सारा वजन झोंक दिया, मगर तामस ने उसे हल्के से धक्का मारकर पीछे हटा दिया। तभी वहां ध्रुव और समीर भी पहुंच गए। उन्होंने देखा कि विजयंत पूरी ताकत लगा रहा है मगर तामस पर उसके वार का कोई असर नहीं हो रहा था। ध्रुव ने चिंता से समीर की ओर देखकर कहा, समीर, विजयंत की शक्ति तामस के सामने कमजोर पड़ रही है। उसके वार उसे छू भी नहीं पा रहे हैं। इसे मारना आसान नहीं है। समीर ने कहा, यह दैत्य है ध्रुव। विजयंत जानता है कि इसे खत्म करने में उसे अपनी सारी ताकत और शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, मगर न जाने क्यों वो अपनी दैत्य शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा। तामस से लड़ते हुए विजयंत को अब अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि उसे साधारण शक्तियों से हराया नहीं जा सकता। तभी विजयंत ने अपनी राक्षसी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। क्या विजयंत तामस का मुकाबला कर पाएगा? क्या भीमसेन की जान बच पाएगी? क्या कुंभा तामस को पकड़ पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नरभेड़िए बने विजयंत और दैत्य तामस के बीच घमासान लड़ाई जारी थी। विजयंत ने आकाश की ओर देखा और जोर से दहाड़ा। देखते ही देखते अचानक उसके शरीर के चारों ओर काले रंग की ऊर्जा का एक तेज घेरा बनने लगा। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा पीली हो गईं और उसके रोए सीधे खड़े हो गए। राक्षसी शक्तियों के उपयोग से उसके शरीर से एक तेज गर्मी निकलने लगी। ध्रुव और समीर ये देखकर घबरा गए। उन्होंने आज से पहले कभी विजयंत को ऐसे भयानक रूप में नहीं देखा था। विजयंत ने अपनी नई और बढ़ी हुई शक्ति से तामस को पकड़ने की कोशिश की। इस बार उसकी गति बिजली से भी ज्यादा तेज थी। वो हवा में उड़कर तामस के ऊपर गिरा और उसे अपने मजबूत जबड़ों से दबोचने लगा, मगर तामस को देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि उसके भीतर कोई घबराहट है। उल्टा तामस अब भी जोर जोर से हंस रहा था। उसने विजयंत की इस राक्षसी शक्ति का स्वागत किया। तामस ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तू केवल एक भौंकने वाला कुत्ता है, मगर तू तो दैत्य शक्ति से लैस है। मुझे अब पूरा यकीन हो चुका है कि तू कुंभा का पालतू है और उसी ने तुझे मेरे पीछे भेजा है। ठीक है, अब देख मेरी माया क्या करती है। ये कहते हुए तामस ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अपने चारों ओर गहरे काले धुएं का एक घेरा बना लिया। वो धुआं इतना तेज था कि एक पल के लिए विजयंत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब विजयंत ने अपनी आंखें खोली तो तामस वहां नहीं था। ये तामस की मायावी शक्ति थी जिसने विजयंत को भ्रम में डाल दिया। तामस ने आवाज बदलकर कहा, अब बता तू किसे मारेगा मूर्ख? तामस को ढूंढ कर दिखा। विजयंत गुस्से और भ्रम से पागल हो गया। वो चारों ओर घूमकर हवा में अपने पंजों से वार करने लगा, लेकिन उसके वार तामस को छू भी नहीं पा रहे थे। तामस की मायावी शक्ति ने उसे पूरी तरह से उलझा दिया था। नरभेड़िया बने विजयंत तामस की मायावी शक्ति के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। तभी तामस का शरीर एक भीषण चीख के साथ कटकर हवा में तैरने लगा और देखते ही देखते तामस के कटे हुए शरीर के हर छोटे टुकड़े उसके छोटे छोटे रूप में बदल गए। ये छोटे रूप दर्जनों की संख्या में थे और हवा में तेजी से तैर रहे थे। तामस के उन छोटे रूपों में से एक ने हवा में हंसते हुए कहा, मार, अब तू किसे मारेगा? मैं हर दिशा में हूं, तू मुझे छू भी नहीं सकता, ना समझ जानवर। तामस पर पूरा जोर लगाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हो रहा था। ये देखकर विजयंत को अब समझ में आ चुका था कि ये सामान्य लड़ाई नहीं है। दर्जनों छोटे तामस अब चारों ओर से हवा में तैरकर उस पर हमला कर रहे थे।
उसके छोटे रूप तेज गति से उसके शरीर को काटने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे विजयंत का बचना मुश्किल हो रहा था। वहीं पास ही छिपकर ये सारा नजारा देख रहे ध्रुव ने समीर से कहा, समीर ये क्या हो रहा है? ऐसे में तो तामस के ये छोटे चूहे विजयंत के शरीर को नोच खाएंगे। विजयंत को इन्हें खत्म करना होगा। लेकिन छोटे तामस के रूप इतनी तेजी से हवा में तैर रहे थे कि विजयंत समझ नहीं पा रहा था कि किसे पकड़े और किसे छोड़े। उसका राक्षसी बल उन नन्हे तामस रूपों के आगे बेकार साबित हो रहा था। तामस के छोटे छोटे रूप हंसते हुए उस पर हमला कर रहे थे और उसकी शक्ति को खत्म कर रहे थे। तामस के एक छोटे रूप ने गुर्राते हुए कहा, तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड है ना? आज मैं उसे तोड़ दूंगा। तू यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर सेनापति कुंभा युद्ध स्थल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसे कुछ दूर हो रही असामान्य हलचल की खबर मिल चुकी थी और वो समझ चुका था कि मामला गंभीर है। कुंभा अपने घोड़े पर आगे चल रहा था और उसके पीछे उसके सैनिक चल रहे थे। कुंभा ने अपने साथ चल रहे बलवान से कहा, बलवान, ये धूल का गुब्बार और दहाड़ सुनी क्या तुमने? ये सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि तामस हमें मिल चुका है। अपनी गति और तेज करो। बलवान ने अपनी तलवार खींची और बोला, युवराज, हम पूरी तेजी से चल रहे हैं। आज कुछ भी हो जाए, हम तामस को बंदी बनाकर ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद कुंभा और उसकी सेना मैदान में चल रही भयानक लड़ाई के करीब पहुंच गए। उन्हें हवा में तैरते हुए तामस के कई छोटे रूप और गुस्से में उलझा हुआ नरभेड़िया दिखाई दिया। इस नजारे को देखकर कुंभा हैरान रह गया। कुंभा ने अपने घोड़े को रोकते हुए कहा, यह क्या है? मैंने ऐसी मायावी शक्ति पहले कभी नहीं देखी। तामस के कई छोटे रूप एक साथ लड़ रहे हैं। कुंभा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, हमले के लिए तैयार हो जाओ। हमें तामस की माया को तोड़ना होगा। बिना उसके हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। जहां एक और खुले मैदान में तामस की मायावी शक्ति और नरभेड़िया बने विजयंत के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर घने जंगल में वन्या की तलाश में वनराज भटक रहा था। वनराज ने उस जगह को अच्छी तरह से छान मारा था जहां वन्या पहली बार ध्रुव को दिखी थी, लेकिन कई घंटों की तलाश के बावजूद उसे वन्या का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो बहुत ज्यादा चिंता में था। वन्या को ढूंढना उसके लिए अब किसी चुनौती से कम नहीं था। वनराज ने खुद से कहा, वन्या, तू कहां चली गई? देख, तेरा भाई तुझे पुकार रहा है। वन्या, मुझे आवाज दे। वनराज आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। सूखी पत्तियों और मिट्टी के बीच ठीक वैसे ही जले हुए पैरों के निशान थे जैसा कि ध्रुव ने वनराज को बताया था। वो निशान उस ओर जा रहे थे जहां से तामस और विजयंत के बीच हो रही भीषण लड़ाई की आवाज आ रही थी। वनराज ने निशानों को गौर से देखा और तेजी से उनका पीछा करते हुए वो कुछ ही पलों में उस जगह पहुंच गया जहां मैदान में तामस और विजयंत लड़ रहे थे। वनराज ने झाड़ियों की ओर से युद्ध देखा। वनराज ये भयानक दृश्य देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। वो समझ चुका था कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि दैत्य और राक्षसी शक्ति का टकराव था। वनराज उन्हें देख ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर फिर से जमीन पर पड़ी। पैरों के निशान लगातार दूसरी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वनराज ने गहरी सांस ली और उस लड़ाई को वहीं छोड़कर उसने उन पैरों के निशान का पीछा करना जारी रखा और युद्ध के मैदान से दूर चला गया। इधर मैदान में नरभेड़िया बने विजयंत पर दर्जनों छोटे तामस चारों ओर से हमला कर रहे थे। विजयंत लगातार हवा में वार करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एक और तामस के इन छोटे रूपों और उनके घातक वारों से विजयंत उलझन में पड़ चुका था, तो दूसरी ओर तामस को भी अब एहसास हो चुका था कि विजयंत की राक्षसी शक्ति उसकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। विजयंत के क्रोध और शक्ति के कारण उसके हर वार में उसकी ताकत कम होती जा रही थी। आज से पहले हुए मुकाबले में कोई भी इतनी देर तक तामस के सामने टिक नहीं पाया था। तामस ने खुद से कहा, यह जानवर पागल हो चुका है। इसकी शक्तियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये सिर्फ भेड़िया नहीं हो सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती। ये कुछ और ही है। तभी तामस ने देखा कि उसके कई छोटे रूप विजयंत के वार से टूटकर गायब हो रहे। तामस ने परिस्थिति को समझा और अपनी ताकत को भांपते हुए बोला, इस पागल भेड़िए से लड़कर जीतना नामुमकिन है। इसे खत्म करने के लिए कोई दूसरी तरकीब अपनानी होगी। तामस ने तुरंत सभी छोटे रूपों को आदेश देने के लिए उंगली उठाई। उसका इशारा पाते ही सारे रूप एक साथ बोले, हमें यहाँ से जाना ही होगा। इस जानवर से लड़कर हम अपनी ताकत बर्बाद नहीं कर सकते, मगर हम वापस आएंगे और इसे खत्म करेंगे। ये कहते हुए हवा में तैर रहे तामस के सभी छोटे रूप तेजी से एक दूसरे की ओर खींचे चले आए और मिलकर फिर से तामस का असली शरीर बन गए। तामस ने बिना एक पल गवाए वहां से भागने की कोशिश की। उसने तेज गति से जंगल की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन ठीक उसी वक्त कुंभा अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और उसे भागते हुए देख लिया।
कुंभा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हुए गरज कर कहा, सैनिकों, इसे जाने मत देना, ये भाग रहा है। बंदी घेरे की शक्ति का उपयोग करो और इसे घेरे के अंदर बंद करो। कुंभा के सैनिकों ने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। जमीन से नीले रंग की चमकदार ऊर्जा निकली और तेजी से भाग रहे तामस के चारों ओर एक बड़ा गोलाकार घेरा बना दिया। तामस ने खुद को घेरे के अंदर फंसा हुआ पाया। वो उस जादुई ऊर्जा की दीवार को पार नहीं कर पा रहा था। तामस ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या ये? हटाओ इसे मेरे रास्ते से, वरना तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि महान दैत्य तामस का रास्ता रोको। तभी कुंभा घोड़े पर सवार होकर घेरे के पास आया। उसने अपनी तलवार तामस की ओर करते हुए कहा, तामस, ज्यादा पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ तुम्हें ही पकड़ने आया हूँ। नरभेड़िया बना विजयंत अब भी तामस को देखकर गुर्रा रहा था, लेकिन तामस अब पूरी तरह से घेरे के अंदर बंद हो चुका था। उसकी भागने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी और अब उसे सैनिकों के जादुई घेरे और विजयंत के क्रोध का सामना करना था। नरभेड़िया बना विजयंत गुस्से से बेकाबू होकर उस पर गुर्रा रहा था। तामस को पता था कि वो अब भाग नहीं सकता, इसलिए उसने घेरे के अंदर ही विजयंत पर पलटवार करने का फैसला किया। तामस ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम सैनिकों ने मुझे रोका, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कुंभा तुम सबको मेरे क्रोध से बचा नहीं पाएगा। तभी विजयंत एक पल की भी देरी किए बिना तामस पर पूरी शक्ति से झपट पड़ा। दोनों के बीच एक बार फिर से जबरदस्त टक्कर हुई। विजयंत ताकत लगा रहा था और तामस मायावी तरीके से वार कर रहा था। इस लड़ाई के दौरान तामस के एक तेज वार से विजयंत के कंधे पर गहरा घाव हो गया, जिससे तेजी से खून बहने लगा। विजयंत दर्द से चीखा, पर उसने हार नहीं मानी। उल्टे उस दर्द ने उसकी राक्षसी शक्ति को और भी ज्यादा भड़का दिया। अचानक विजयंत की राक्षसी शक्ति खौफनाक ढंग से बेकाबू हो गई। उसके शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा का घेरा इतना तेज हो गया कि वो घेरा तामस के जादुई घेरे की दीवारों को छूने लगा और उस पर दरारें आने लगी। मैदान में मौजूद सभी लोग ये देखकर बेहद घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर विजयंत की शक्ति इसी तरह बेकाबू होती रही तो वो अपने दोस्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुंभा ने चिंता से चिल्लाकर कहा, सैनिकों, घेरा टूटना नहीं चाहिए, इसे नियंत्रित करो, इस भेड़िए की शक्ति उसे तोड़ रही है। ध्रुव और समीर ने देखा कि विजयंत गुस्से से पागल सा हो चुका था और उसकी राक्षसी शक्ति अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। ध्रुव ने घबराकर समीर से कहा, समीर, ये क्या हो रहा है? विजयंत खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, ये शक्ति सब कुछ निकल जाएगी, हमें कुछ करना होगा। समीर ने भी घबराते हुए कहा, ध्रुव, हम क्या कर सकते हैं? वो हमारे हाथ से बाहर है, उसकी शक्ति बढ़ रही है, हमें पीछे हटना होगा। तभी अचानक सबने देखा कि विजयंत की परछाई जमीन से ऊपर खड़ी होने लगी। उसका आकार विजयंत से दोगुना और खौफनाक लग रहा था। तामस ने घेरे के अंदर से यह नजारा आंखें फाड़ कर देखते हुए हैरानी से कहा, ये क्या है? ये तो उसकी छाया है, इसने जीवित रूप ले लिया। ये कैसे हो सकता है? ये आसुरी शक्ति तो विलुप्त हो चुकी थी। सेनापति कुंभा ने डर और हैरानी से कहा, पीछे हटो, इसके पास मत आना। ध्रुव और समीर ये देखकर पत्थर की तरह जड़ हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनका दोस्त अब दो भयानक रूपों में खड़ा था। क्या विजयंत अपनी अनियंत्रित राक्षसी शक्ति को संभाल पाएगा? कुंभा की सेना क्या तामस को कैद रख पाएगी? क्या तामस उस जादुई घेरे को तोड़ने का कोई नया मंत्र चलाएगा? ध्रुव और समीर क्या विजयंत तक पहुंच पाएंगे? जंगल में अकेला वनराज किस नए खतरे से टकराने वाला है? विजयंत अपनी पहचान को खो देगा या फिर उसका कोई नया रूप जन्म लेगा? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ। जैसे ही हरे रंग की रोशनी दिखाई दी, जहरीला कोहरा अचानक से हिलने लगा, फिर धीरे धीरे परत दर परत पिघलता गया। कुछ सांसों के बाद अथर्व से 1 मीटर की दूरी पर जहरीला कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया और पीछे रह गया सामान्य अंधेरा और गंदी हवा। आशा करता हूँ भाई लोग आप सभी को एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। तो अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कमेंट में ज़रूर बताना भाई लोग स्टोरी कैसी लग रही है, और कमेंट में मेरे मेन चैनल का लिंक पिन है एडिशन, उसको भी सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।